हेलो एवरीवन, चलो साइंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, फंगस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। तो जो डेंगू होता है ये सभी को पता है, ये किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है। ठीक है, डेंगू क्या होता है? वायरस से फैलता है और डेंगू को ही हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, डेंगू को ही हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो जहाँ पे वायरस होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। ऑप्शन है वायु, जल, घरेलू मक्खी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पीले बुखार को इंग्लिश में बोलते हैं हम येलो फीवर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? येलो फीवर। ठीक है, और ये किसके द्वारा फैलता है? ये भी एक संक्रामक बीमारी होती है, मतलब ये भी वायरस से फैलता है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी वायरस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? पानी से डर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। इसमें इंसान पानी के जो है सामान्य प्रयोग से नहीं डरता है। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिया है ये किसका नाम है? रेबीज़ का पुराना नाम ही क्या है? हाइड्रोफोबिया है। और अब आप ये देखो रेबीज़ कैसे होता है। ठीक है, ये आपका काम है ये सर्च करना कि रेबीज़ कैसे होता है। तो ये भी क्या होता है? एक विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग होता है। अगर मस्तिष्क पे सूजन आ जाए तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस, मैनिंजाइटिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अगर कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहेंगे? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और एपिजूटिक। जैसे अभी आपका कोरोना वायरस है। ठीक है, कोरोना वायरस ने लगभग पूरे विश्व को जो है अपनी चपेट में ले रखा है। तो आपको अब काम है, अब ये भी देखो कोरोना वायरस किस कैटेगरी में आएगा? पैंडेमिक, एपिडेमिक या फिर एंडेमिक। ठीक, यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम पैंडेमिक। ठीक है, अगर एंडेमिक होता है क्षेत्र विशेष में। ठीक है, एंडेमिक होता है क्षेत्र विशेष में। क्षेत्र विशेष से समझते हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में। एपिडेमिक होता है अगर कोई भी संक्रामक रोग एक निश्चित जनसंख्या में, ठीक है, एक निश्चित जनसंख्या में फैले, वहाँ के लोगों में फैले। ठीक है, अगर इस एपिडेमिक का ही और ज़्यादा प्रसार हो जाए, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं पैंडेमिक। तो यहाँ इसने यही पूछा है, अगर कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सारी विषाणु जनित बीमारियाँ हैं? ऑप्शंस दिए हैं आपको, तपेदिक, हर्पीज और रेबीज, मम्स, रेबीज, हर्पीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, छोटी माता, कैंसर, तपेदिक। ठीक, विषाणु जनित का मतलब होता है कि वायरल डिजीज़। ठीक है, वायरल डिजीज़ कौन कौन सी है इसने ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मम्स, रेबीज़, हर्पीज़। रेबीज़ तो भी पीछे भी आया था, मैंने भी बताया था, देखना जरूर, फिर तो डबल आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मम्स, रेबीज़ और हर्पीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? मतलब कौन से रोग का कारक बैक्टीरिया नहीं है? ऑप्शन है एड्स, डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स। ठीक है, एड्स जो होती है कैसी बीमारी होती है? ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, और कौन सा वायरस होता है इसमें? इसमें होता है रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस होता है? रेट्रोवायरस। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे आता है? अगर पोलियो हो जाता है किसी को तो उसका वायरस बॉडी में कैसे एंटर करता है? मच्छर के काटने से, अगर हम दूषित भोजन या जल पी लेते हैं, थूक से, या फिर कुत्ते के काटने। तो पोलियो का वायरस दूषित भोजन और जल से हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, और ये पोलियोमेलाइटिस विषाणु से होता है। पोलियोमेलाइटिस, पोलियो जो है पोलियोमेलाइटिस विषाणु से होता है। ठीक है, पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। अगर हम दूषित भोजन मतलब कि बेकार खाना खा लेते हैं या फिर गंदा जल पी लेते हैं तो उससे हमें पोलियो की समस्या हो जाती है। ठीक है, इससे अगर मैं बात करूँ कौन सा अंग प्रभावित होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है। और साथ ही साथ ये जो विषाणु है, ये जो वायरस है, ये हमारे माइंड, ठीक है, और जो हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, सबको नष्ट कर देगा, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो हमारी पेशियाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारी पेशियाँ होती हैं जो हमारे माइंड को सिग्नल्स देती हैं, वो सिग्नल्स देना बंद कर देती है और ऐसे में क्या होता है कि हमें पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, इसने पूछा है पैथोजिन क्या होती है? ऑप्शन है ऑर्थोमिक्सो, राइनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस या फिर पोलियो। इसका आंसर हो जाएगा ये जो पैथोजिन होती है, पैथोजिन एक राइनो वायरस होती है। ठीक है, और ये किसके लिए दी जाती है? सामान्य जुकाम के लिए दी जाती है। और जुकाम भी कैसे डिजीज़ होती है? ये भी एक वायरल डिजीज़ होती है जो छींकने से, ठीक है, छींकने से वायु के द्वारा आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सर दर्द या फिर हल्का सा फीवर, ठीक है, नाक और आंख से पानी गिरता है, वो जुकाम होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो पैथोजिन क्या है? ये एक राइनो वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। ठीक है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु या फिर प्लेटी हेलमिंथ।
ठीक, किसकी वजह से होता है? यकृत रोग होता है। ये सबसे पहली बात। हेपेटाइटिस बी कौन सा रोग है? ये यकृत का रोग है, ठीक है। ये हमारे यकृत मतलब कि हमारे लीवर को डिफ्लेक्ट करता है। और ये कैसा वायरस होता है? ये एक डीएनए वायरस होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा लीवर है उसमें सूजन आ जाती है या फिर जलन होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी जो होती है ये कैसी डिजीज़ होती है? ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। कैसी डिजीज़ है? ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। और ये किस वायरस की वजह से होती है? ये होती है हेपेटाइटिस बी एच बी वी की वजह से होती है, ठीक है। इसकी वजह से अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो लीवर है उसमें सूजन आ जाती है और जलन होता है, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस बी है हेपा डीएनए वायरस फैमिली का मेंबर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसने पूछा है कौन सी जोड़ी गलत है। प्लेग चूहे से होता है, रेबीज कुत्ते से होता है, टैपवर्म सुअर से होता है और पोलियो बंदर से होता है। तो इसको तो कोई भी बता देगा। देखो रेबीज का आंसर तो आपको यही मिल गया। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, ये ऑप्शन तो आपका ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है प्लेग चूहे से फैलता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैपवर्म सुअर से होता है, ये भी बात ठीक है। और नेक्स्ट दिया है इसने पोलियो बंदर से होता है। क्या पोलियो कभी बंदर से फैलता है? नहीं। जबकि मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन अभी मैंने पोलियो वायरस का कराया था कि वो कैसे एंटर होता है हमारी बॉडी में, दूषित भोजन या फिर जल पीने से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या सही नहीं है? पोलियो जो है वो बंदर से नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लेग, तो प्लेग भी कैसी बीमारी होती है? एक संक्रामक बीमारी है, ठीक। संक्रमण से फैलती है। प्लेग कैसी बीमारी है? एक संक्रामक बीमारी होती है, ठीक है। ये चूहों से ही फैलती है। रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज को ही हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराया था हाइड्रोफोबिया, ठीक है। रेबीज का एक नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टैपवर्म। सुअर का मीट खा लें अगर हम, वो भी आधा पका हुआ, मतलब कि सही से अगर नहीं पका हुआ हो सुअर का मीट, उसको खाने से हमें क्या होता है? टैपवर्म हो जाता है। जबकि पोलियो जो है, ये पोलियो अभी मैंने आपको बताया था पोलियो बंदर से नहीं होता, पोलियो मेलाइटिस से होता है, ठीक है। पोलियो मेलाइटिस विषाणु है, इसका वायरस है, उससे होता है जो आपके दूषित भोजन और जल से फैलता है, ठीक है। और ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? अभी मैंने बताया था ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसने पूछा था कौन सी जोड़ी गलत है, तो ये जोड़ी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ की पहचान के लिए और डी है टाइफाइड की पहचान के लिए। एलिसा टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? एड्स के लिए करते हैं। और एलिसा की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, ठीक है। किसके लिए होता है एलिसा टेस्ट? ये आपका एड्स की पहचान के लिए होता है। और इसका कारक क्या होता है? इसका कारक होता है आपका HIV वायरस, ठीक है। ये भी एक वायरल डिजीज होती है, तो इसका कारक क्या है? वो है HIV वायरस। इसके लिए सबसे ज़्यादा आजमाई हुई दवा कौन सी? जीडोवुडिन, ठीक है। जीडोवुडिन, ठीक है। या फिर इसको एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, एजिडोथाइमिडीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल दवा होती है, ठीक है। इसको हम HIV या एड्स के उपचार के लिए यूज़ करते हैं। एक एड्स वायरस है, उसका नाम है आपका HTLV3, ठीक है। HTLV3। ये क्वेश्चन पूछता है एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी आपकी रॉबर्ट गेलो ने। किसने खोज की थी? वो खोज की थी आपकी रॉबर्ट गेलो ने। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं कुष्ठ, टिटनेस, मीजल्स और हैजा। कुष्ठ होता है उसको भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है, दवाई चलती है। टिटनेस भी ठीक है, हैजे के लिए भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मीजल्स, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका मीजल्स या फिर खसरा, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका मीजल्स। ये मीजल्स जो होती है कैसी डिजीज़ है आपकी? ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। देखो मैं हर डिजीज़ को वायरल है, बैक्टीरियल है, कैसी डिजीज़ है, मैं बताती हुई चल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में वो आपको चार ऑप्शंस देगा, उसमें वो आपसे पूछता है कि कौन सी डिजीज़ वायरल डिजीज़ है या फिर कौन सी डिजीज़ वायरस से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, इसलिए आप इनको देखते हुए चलें, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि मीजल्स जो होती है ये आपकी एक वायरल डिजीज़ है, इसको हम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ कुष्ठ, टिटनेस, हैजा, ये कैसी डिजीज़ है? ये जीवाणु की डिजीज़ है, मतलब कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये कैसी डिजीज़ है? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर और लैंड स्टीनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। और इन्होंने किसकी आविष्कार किया था? चेचक के टीके का। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने ही किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से या फिर घोड़ों से, ठीक है। तो रानीखेत बीमारी जो है वो आपकी मुर्गियों से संबंधित है। और ये कैसी डिजीज़ है? ये भी आपकी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। कैसी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। चलो कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? ऑप्शन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका या फिर रेट्रो। आपका आंसर हो जाएगा H5N1, ठीक है। बर्ड फ्लू जो है
किसका नाम है? सबसे पहले तो आपसे ऑप्शन में यही पूछ सकता है कि बर्ड फ्लू का नाम बताओ, तो ये किसका दूसरा नाम है? एवियन इंजा का दूसरा नाम है, ठीक है। और इसका वायरस कौन सा है? इसका वायरस है H5N1, ठीक है। ये भी एक संक्रामक रोग है करता है और ये ह्यूमन को भी प्रभावित करता है। कितने टाइप से? 2 टाइप से। पहले टाइप एक तो होता है ये मुर्गी से सीधे अगर ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। और दूसरी टाइप अगर किसी एक ह्यूमन को पहले से ही हो रहा है, ठीक है, एक ह्यूमन को तो पहले से ही हो रहा है और वो किसी दूसरे से जाके मिलता है, ठीक है, तो उसको भी ये डिजीज़ हो जाती है। मैं इसकी औषधि भी लिख देती हूँ। कौन सी है इसकी औषधि? टैमी फ्लू, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला है। इबोला क्या है? आतंकवादी संगठन, प्राणघातक विषाणु, एड्स परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो आतंकवादी संगठन तो आप ऐसे ही कट कर दो। एड्स के लिए मैंने आपको बताया ही था, एलिसा टेस्ट बताया था अभी एड्स के लिए, ठीक। अब बात आती है प्राणघातक विषाणु या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो आसानी से। आंसर है इसका प्राणघातक विषाणु। ये कहाँ मिलता है? जो हमारे वेस्ट अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलता है। और इसको जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO ने भी इसको एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रखा है, ठीक है। और पहली बार कब आया था ये इबोला वायरस? 1976 में देखा गया था, ठीक है। इबोला वायरस का केस सबसे पहले 1976 में देखा गया था, ठीक। तो ये क्या है? प्राणघातक विषाणु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? ऑप्शंस दिए हैं, ई कोलाई, सैल्मोनेला, बेसिलाई, स्यूडोमोनास और कैंडिडा। तो आंसर है इसका सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन विषाक्तता होती है आपकी फूड पॉइजनिंग, ठीक है। हिंदी में टर्म देखो कितनी हार्ड लग रही है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। भोजन विषाक्तता होती है आपकी फूड पॉइजनिंग। इसकी जो शेप है वो किस शेप में होती है? ये रोड की शेप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन हैं टिटनेस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग के परीक्षण के लिए, क्षय रोग मतलब कि टीबी के परीक्षण के लिए विशिष्ट परीक्षण है। सिर्फ ये बताना है टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? रॉबर्ट टेस्ट, विडाल टेस्ट, कॉन टेस्ट या फिर मिनटॉक्स टेस्ट। टीबी के लिए होता है मिनटॉक्स टेस्ट। इसमें होता ही है कि जो हमारा हाथ है, हाथ के निचले हिस्से की जो स्किन है, ठीक है, हाथ के निचले हिस्से की स्किन में हम ट्यूबर एक इंजेक्शन होता है वो लगा देते हैं, ठीक है। और जैसे ही इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगने के 48 से 72 आवर्स के बाद, हाथ धोने के बाद इसके रिएक्शन का पता चल जाता है। नेक्स्ट है, टिटनेस नामक रोग को निम्न नाम से भी जानते हैं। ऑप्शंस हैं ग्रेंगिन, शिंगल्स, लॉकजा और काली खांसी। टिटनेस को किस नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर है लॉकजा। टिटनेस को हम लॉकजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो रोगी का शरीर है वो किसकी शेप में आ जाता है? धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। किसकी तरह टेढ़ा हो जाता है? धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लॉकजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय हैजा, टाइफॉइड, कामला मतलब कि जॉन्डिस या फिर फ्लूरोसिस, ठीक है। तो किसके होने की संभावनाएं हैं? अगर कोई भी गंदे हैंडपंप मतलब कि कहने का मतलब है अगर कोई भी दूषित जल पीता है, खराब पानी पीता है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी? ठीक है, तो उसको होगी हैजा, ठीक है। टाइफाइड भी होगा, जॉन्डिस भी होगा, तो कौन सी नहीं होगी? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लूरोसिस। ये जल में अगर फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है, किससे हो जाती है? अगर जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो ये डिजीज़ तब होती है, ठीक। अगर जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो ये डिजीज़ तब होती है फ्लोरोसिस, इससे दांत खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? ऑप्शंस हैं इसके 6 माह, 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद या फिर 48 दिन। सबसे पहली बात है बीसीजी होता क्या है? बीसीजी है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन, ठीक है। बैसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन, इसको तपेदिक का टीका भी बोलते हैं, ठीक है। टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। और जन्म के तुरंत बाद नहीं लगा मान के चलो तो जितना टाइम बढ़ेगा उस पर उतना ही ज़्यादा खतरा होगा, ठीक है। और इसकी जो है असर उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगा देते हैं। अगर जन्म के तुरंत बाद नहीं लगता है तो 12 महीने का टाइम होता है, लेकिन 12 महीने के बाद फिर उस टीके लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या फिर सूत्रकृमि से, ठीक। एथलीट फुट इसने पूछा है किससे होती है? तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, एथलीट फुट जो है ये आपकी ट्राइकोफाइटोन, लिख देती हूँ मैं, रुको, ट्राइकोफाइटोन नाम की जो है एक फंगस होती है, उससे होती है। तो ये कैसी बीमारी है? ये फंगस से होने वाली डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है? ये फंगस डिजीज़ है, मतलब कि फफूंद से होने वाली बीमारी है। ये जो है आमतौर पर हमारी स्किन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, हमारी कंप्लीट स्किन को इफेक्ट करती हैं। और ख़ास तौर पे हमारी जो उंगलियां हैं उनके बीच में, जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में आपने देखा है किसी किसी को जो है खुजली सी रहती है, ठीक है। तो वो कौन सी बीमारी है? वो आपकी एथलीट फुट ही है, ठीक है, जो हमारे स्किन के जो सॉफ्ट हिस्सा होता है उसको प्रभावित करती है, ठीक है। और ये कैसी बीमारी है? ये फंगस डिजीज़ है, मतलब कि फफूंद से होने वाली बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन हैं आपके हृदय, फेफड़े, गुर्दा और प्लीहा। प्लीहा मतलब कि तिल्ली, स्प्लीन, स्प्लीन भी बोलते हैं इस। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? स्प्लीन। किसकी वजह से होता है? ये जो होता है प्लाज्मोडियम। किसकी वजह से होगा? ये जो है ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होती है। इसकी वाहक कौन है? इसकी वाहक होता है मतलब किसकी वजह से फैलता है? ये होता है आपकी मादा एनोफ्लीज, मतलब कि फीमेल है इसकी, इसको फैलाने वाली, ठीक है, मादा एनोफ्लीज से होता है। इसके लिए यूज़ करते हैं हम एटाब्रिन, ठीक है, एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन या फिर कामाक्वीन, ठीक है, इस तरह की हम औषधियाँ लेते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंद्रा रोग मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? इसने यही पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं विटामिन ए की कमी से, या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, या फिर ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम की वजह से ये क्या होता है? ये आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये क्या है? प्रोटोजोआ है। तो ये कैसी डिजीज़ है? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ होती है। किसकी वजह से होगी? आपने नाम सुना होगा सीसी मक्खी, ठीक है, इसको वैसे बोलते हैं टेस्ट से फ्लाई ग्लोसिना, ठीक है, टेस्ट से फ्लाई ग्लोसिना, ठीक है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। टेस्ट से, मैं एक मिनट इसको क्लियरली लिख देती हूँ, TESTSE, टेस्ट से फ्लाई और वही ग्लोसिना, ठीक है, इसको हिंदी में वैसे सीसी मक्खी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग का मतलब होता है कि आपकी जेनेटिक डिजीज, ठीक। कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? ऑप्शन हैं इसमें रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता। रंजकहीनता होती है आपकी एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, ये रंजकहीनता होती है, ठीक है, एल्बिनिज्म, ठीक है। तो रतौंधी जो है ये आपकी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, ठीक है। अब रतौंधी आपको पता होना चाहिए कैसे होती है। तो रतौंधी क्या है? ये तो आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी क्या है? विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रंजकहीनता, जो मैंने अभी आपको बताया था, रंजकहीनता या फिर एल्बिनिज्म, ये जो होता है ये भी आपकी एक आनुवंशिक डिजीज़ है। इसमें जो हमारी स्किन है, ठीक है, या फिर जो हमारे हेयर्स हैं, या फिर जो हमारी आइज़ में मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि मेलानिन नाम का पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपकी आई में, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो एल्बिनिज्म है, रंजकहीनता है, इसमें जो हमारी स्किन है, हेयर्स और जो आंखों का मेलानिन पिगमेंट है, ठीक है, ये जो है या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है या फिर पार्शियली एब्सेंट होता है, मतलब या तो बिल्कुल भी नहीं होता या फिर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। हीमोफीलिया होता है आपका अधिक स्राव, ठीक है, हीमोफीलिया। आई थिंक मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, लास्ट वीडियो में, हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है, बताया था ना, ठीक। तो ये भी क्या होता है? ये भी आपकी एक आनुवंशिक डिजीज़ है। और जो वर्णांधता है, वर्णांधता होती है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांधता होती है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी जो है एक आनुवंशिक रोग है। इसमें जो होता है इंसान कलर की सही से पहचान नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के मेडिकल टेस्ट देने जाते हैं, वहाँ पे हमारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन, इसने कहा है हीमोफीलिया जो होता है एक आनुवंशिक रोग है, मतलब कि ये किसकी वजह से होता है? स्त्रियों की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी उन्हीं में होता है, स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुष में होता है, पुरुष करते हैं और प्रकट स्त्रियों में होता है, पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। इसने पूछा है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ये किसकी वजह से होता है और किस में होता है, ठीक। ऑप्शंस दिए हैं स्त्रियों की वजह से होते हैं, मतलब कि फीमेल्स की वजह से होता है और फीमेल्स में ही होता है, ठीक। बी ऑप्शन बोल रहा है फीमेल्स की वजह से होता है लेकिन होता मेल्स में है, मतलब फैलाते फीमेल्स हैं लेकिन होता मेल्स में है। यहाँ पूछा है फैलाते मेल्स हैं लेकिन होता फीमेल्स में है, और यहाँ पे है ऑप्शन डी में फैलाते भी मेल्स हैं और होता भी मेल्स में ही है, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो है इसका आंसर है फीमेल्स फैलाती है लेकिन ये मेल्स में होता है, ठीक है। फीमेल्स फैलाती हैं लेकिन ये होता मेल्स में है। तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। क्या नहीं होता है? ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। तो ब्लड क्लोटिंग का ना होना भी ये एक आनुवंशिक डिजीज़ होती है, ठीक है। और इसमें जो ब्लड होता है वो कंटिन्यू बहता रहता है, और शायद पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसमें ये प्रॉब्लम होती है जिस इंसान को, उसका हम ऑपरेशन भी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि डर रहता है कि कहीं ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा ना बह जाए, ठीक है। ये होता तो फीमेल्स की वजह से है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये मेल्स में पाया जाता है, क्योंकि मेल्स में जो होते हैं वो कौन से एक जोड़ी क्रोमोसोम मिलते हैं, ओनली एक्स, ठीक है। जबकि हाँ सॉरी मेल्स में जो है एक एक्स क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन फीमेल्स में दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं। मतलब अगर मैं बताऊं तो मेल्स में आपके एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल्स में ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसी को हम हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं। कैसी डिजीज़ बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वो महारानी विक्टोरिया से हुई थी, इसलिए इसको रॉयल हीमोफीलिया भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है,
डाउन सिंड्रोम भी कैसी बीमारी है? ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ये किस वजह से होती है? ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, नेक्स्ट है डीएनए की संरचना में परिवर्तन, आरएनए की संरचना में परिवर्तन, सूत्रों की संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र हैं, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें होता यह है कि इसके जो ग्रुप हो जाता है वो क्या हो जाता है? 2n+1। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है तो टोटल आने के बाद में वो 47 हो जाता है, ठीक है। ऐसे में होता है ये है इसका, अगर हम जिसको डाउन सिंड्रोम होता है वो कैसा होता है मनुष्य, उसमें जो होता है उसकी सिर गोल होगा, गर्दन मोटी होगी, मुंह खुला हुआ होगा, आंखें तिरछी होगी, जैसे कि मान सकते हो जो हमारे मंगोल होते हैं, मंगोल जनजाति, मंगोली जनजाति, शायद मंगोली ही है, मंगोली जनजाति के जो लोग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, ठीक है, उनमें डाउन सिंड्रोम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और नेक्स्ट है उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। इसने पूछा है स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा वर्णांधता पाई जाती है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसी वजह से पुरुषों में जो है वर्णांधता अधिक होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में सही सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है, ये बात ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या कलर ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन के की कमी से रक्त का जमना, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग, ठीक। विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग, ये भी ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी, ये भी ठीक। थायमीन से बेरी ये भी ठीक। तो बचा कौन सा? विटामिन ए, वर्णांधता, ठीक है। अब बात करते हैं वर्णांधता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि वर्णांधता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस तो हमारी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ये क्या है? आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। तो ये विटामिन ए की कमी से नहीं होती है। क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, मतलब कि थैलेसीमिया रोगी में क्या प्रॉब्लम होती है? पूछा विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या फिर प्रोटीन। क्या नहीं होता है उसमें? प्रॉब्लम हो जाती है हीमोग्लोबिन की, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती। दो प्रकार का होता है, एक तो अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें होता यह है कि जो रोगी है उसमें ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसको ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है संश्लेषण। क्वेश्चन है एंथोफोबिया क्या होता है? जैसे हाइड्रोफोबिया बताया था एक पीछे क्वेश्चन, ऐसे ही नेक्स्ट है एंथोफोबिया निम्न का डर है। ऑप्शन है अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का या फिर कुत्तों का। एंथोफोबिया किसका डर होता है? पुष्पों का, ये तो होगा नहीं। अग्नि का, पुष्पों का या कुत्तों का, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोफोबिया होता है पुष्पों का डर, ठीक है, जिसमें फूलों से डर लगने लगता है। क्योंकि ये जो एंथोफोबिया है, इसमें एंथोफोबिया ये जो है किस किस से मिलकर बना है? ये बना है एंथोस और फोबोस मतलब कि फोबिया मतलब कि डर, ठीक। और एंथोस होते हैं फ्लोवर्स मतलब कि फूल, तो फूलों का डर, ठीक। तो और फूलों का डर क्या हो गया? एंथोफोबिया। ये जो डर होता है ये इमेजिनरी होता है, रियल में तो ऐसा होता नहीं है। सिलिकोसिस एक बीमारी है। सिलिकोसिस कहाँ की बीमारी है? गुर्दे की, यकृत की, फेफड़े की या फिर अव्यवस्थित तंत्रिका की, ठीक है। इसने पूछा है सिलिकोसिस कहाँ की बीमारी है, तो सिलिकोसिस जो होती है ये आपकी फेफड़े की बीमारी होती है, ठीक। सिलिकोसिस जो है फेफड़े की बीमारी होती है। इसमें जो होती है, जो धूल के कण होते हैं, मतलब धूल के कण जो होते हैं हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, होता यह है कि फिर इसमें जो है हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये कैसी बीमारी है? फेफड़ों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस, इसे तो कोई भी बता देगा किसकी कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा होता है आपका गॉइटर, ठीक है। कौन सा रोग? मतलब कि गॉइटर किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। इसमें होता यह है कि जो हमारी गर्दन होती है फूल के मोटी हो जाती है, कॉलर की जैसी दिखाई देने लगती है, ठीक है। और आयोडीन मिलता कहाँ कहाँ से है? जैसे कि हमारा दूध हो गया, ठीक है, भोजन, या फिर आयोडाइज्ड साल्ट होता है, आयोडीन युक्त नमक होता है, इसमें होता है। क्योंकि इसमें क्या मिलता है? फिर आयोडीन में थायरोक्सिन हार्मोन मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी कराया था, ठीक। जहाँ के लोग पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं उनमें कौन सी बीमारी मिलती है? पैलिग्रा, बेरी, स्कर्वी या फिर ओस्टोमलेशिया, ठीक है। तो वहाँ मिलती है बेरी, यहाँ ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, वहाँ समझा रखा है, बस थोड़ा ये समझ लो। बेरी किसकी वजह से होती है? विटामिन B1 की वजह से, और इसका नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 को बोलते हैं हम क्या? थायमिन। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, ठीक है। चलो, इसी तरह ओस्टोमलेशिया और रिकेट्स, दो इसी की तरह मैं एक नाम और बता देती हूँ, ठीक है।
ओस्टोमलेशिया और रिकेट्स में अंतर क्या होता है ये आप देखो, किस विटामिन की कमी से होते हैं, ठीक है। ओस्टोमलेशिया किसको होगा, रिकेट्स किस में होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में इसको भी बताया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए, डेंगू की पहचान के लिए, मलेरिया की पहचान के लिए, ऑस्टियोपेरोसिस की पहचान के लिए या फिर एड्स की पहचान के लिए। तो बीएमडी परीक्षण जो है ये ऑस्टियोपेरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। बीएमडी परीक्षण, बीएमडी पहले तो बीएमडी देख लो क्या होता है। बीएमडी होता है आपका बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक, बोन मिनरल डेंसिटी, और ये ऑस्टियोपेरोसिस के लिए होता है। और ऑस्टियोपेरोसिस क्या होती है, ये एक हड्डी का रोग होता है। ऑस्टियो, जैसा कि नाम से पता है, ऑस्टियो भी वर्ड जहाँ जाता है वो हमारा रिलेटेड होता है हड्डी से। ऑस्टियोटम इज रिलेटेड टू आवर हड्डी, ठीक है। तो ऑस्टियोपेरोसिस जो होगा, ऑस्टियोपेरोसिस के लिए करते हैं हम बीएमडी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित होता है, बुलिमिया, मधुमेह, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर अति अम्लता। जिसको यही पता नहीं चलता कि कब खाना बंद कर देना चाहिए, वो पीड़ित होता है बुलिमिया डिजीज से, ठीक है, बुलिमिया रोग से। उसे यही पता नहीं चलता कि उसे पेट भर गया है, रुकता नहीं है उससे, तो फिर उसके लिए वो जो है उसको प्रॉब्लम होती है कि मैं किस तरीके से जो है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है, मतलब ये बता दो इटाई रोग किसकी कमी वजह से होता है, पारद, निकिल, कैडमियम या फिर सी भी बता रखा है किसकी वजह से होता है, ये कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, इटाई रोग सबसे पहले देखा कहाँ गया था, जापान में। कहाँ देखा गया था, जापान में। और जापान में भी कहाँ पे, टोयामा में। जापान के टोयामा में सबसे पहले देखा गया था। इसने पूछा है ब्लू बेबी बीमारी जल में किस चीज़ की अधिकता की वजह से हो जाती है, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक। तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी बीमारी होती है, ठीक, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। जब हमारे वाटर में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से ज़्यादा हो जाए, जब वाटर में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा होता है। इसमें होता यह है कि बच्चों के होंठ और शरीर का रंग जो होता है नीला पड़ता है, ठीक है। ये जो नाइट्रेट है ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और जो हमारी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता होती है, सांस लेने की क्षमता होती है, उसको कम कर देता है। फिर होता यह है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, किसकी वजह से होता है, अभी बताया नाइट्रेट। और कितना हो जाए, 10 ppm से अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गोल्डन ओवर का संबंध होता है हृदयघात से, ठीक। हार्ट अटैक से हम बोल देते हैं कि गोल्डन ओवर, अगर बोलते हैं दिल का दौरा पड़ना, ठीक है, हृदयघात मतलब कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक के पहले घंटे को बोलते हैं गोल्डन ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो कि किससे बचाती है, हृदयघात से, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, डायबिटीज़ से या फिर कोई नहीं। तो बीटा ब्लॉकर जो होती है वो भी हार्ट अटैक से बचाती हैं, ठीक है। हार्ट अटैक या फिर हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक या फिर हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक या फिर हाइपरटेंशन से बचाती है बीटा ब्लॉकर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। ये क्वेश्चन एक और कराया था, सेब, कुछ ध्यान आया, सेब से सेब खिलाना चाहिए किसी, क्योंकि उसमें पोटेशियम की अधिकता होती है। उससे होता यह है कि जो हार्ट अटैक होते हैं या फिर जो हाइपरटेंशन वाले रोगी हैं उनको उससे आराम मिलता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम फास्फोरस, ठीक। और ये जो होता है हृदय की धड़कन के लिए अच्छा बताया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ये क्वेश्चन करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने की संभावना होती है। ऑप्शन है यकृत, वृक्क, हृदय, प्लीहा। अगर यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, ठीक, सबसे पहले देखते हैं हमारे यूरिन में किस चीज़ की कितनी % होती है। हमारे यूरिन में अगर मैं बात करूं तो वाटर होता है लगभग 95%, बाकी के 3% होते हैं हमारे जो अनावश्यक लवण होते हैं, ठीक, अदर सब्सटेंसेस मान सकते हो, ठीक। इसी के साथ इसमें 2.6% होता है यूरिया, ठीक है, 2.6% होता है यूरिया। उसी के साथ 0.3% होता है क्रेटिनिन, ठीक है, उसी में ही कुछ यूरिक एसिड आ जाता है, ठीक। ऐसे में अगर एल्बुमिन आता है तो उसमें जो होता है, एल्बुमिन क्या होता है, अब एल्बुमिन की बात करूँ तो एल्बुमिन जो है ये ब्लड में मिलता है, ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। तो अगर ब्लड में एल्बुमिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वृक्क मतलब किडनी के फेल होने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये होता है किडनी, ये होता है स्प्लीन, ये होता है लीवर, ये होता है हार्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। जो लंबे समय तक उपवास रखते हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, हृदय पे, आंत पे, फेफड़े पे या फिर गुर्दे पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा लंबे टाइम तक उपवास रखने पर इसका इफेक्ट हमारे गुर्दे पे पड़ता है।
आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 और सोडियम 24। तो इसके लिए होता है आर्सेनिक 74। ठीक, आर्सेनिक 74 है ट्यूबर के लिए, आर्सेनिक 74 है ट्यूबर के लिए। ठीक, इसी तरह अगर मैं बात करूँ सोडियम 24, सोडियम 24 होता है ब्लड के लिए, सोडियम 24 है ब्लड के लिए। कोबाल्ट 60 है कैंसर के लिए, कोबाल्ट 60 है कैंसर के लिए। और आयोडीन 131, आयोडीन 131 होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोजिन संबंधित है, ऑन्कोजिन किससे संबंधित है? ऑप्शन है तपेदिक, पीलिया, कर्क रोग या फिर आंत्रज्वर। तो ऑन्कोजिन ये जो होता है कर्क रोग है, मतलब कर्क रोग में आप मान सकते हो कैंसर। ठीक है, ये कैंसर से रिलेटेड होता है। सबसे पहले इसकी जो पहचान है वो SRC के रूप में की थी। कब की थी? 1970 में। किस पे की थी? मुर्गियों पे की थी। ठीक है, किस पे की थी? मुर्गियों पे की थी, 1970 में की थी। SRC की फॉर्म में की थी, मुर्गियों पे की थी, जिसको हमने रोस सरकोमा वायरस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रोस सरकोमा वायरस नाम दिया गया था। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर किसके लिए अभी, अच्छा कोबाल्ट 60 तो अभी बताया था किसके लिए होता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 बताया था ना, ये भी कैंसर, कोबाल्ट 60 भी बताया था मैंने कैंसर के लिए। इसने पूछा है इसमें क्या यूज़ होता है? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर एक्स रेज। तो कोबाल्ट 60 में आती है गामा रेज। ठीक, तो कोबाल्ट 60 में हम कौन सी रेज यूज़ करते हैं? गामा रेज करते हैं। और ये जो होता है ये क्या है? कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का क्या होता है? सिंथेटिक आइसोटोप होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूमर संसूचित करने में, ट्यूमर के लिए भी बताया था। अभी ट्यूमर के लिए कौन सा बताया था? ट्यूमर के लिए बताया था आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए बताया था, कोबाल्ट 60 किसके लिए बताया था? कैंसर के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला समस्थानिक होता है फास्फोरस 32। ठीक है, कोबाल्ट 60 ठीक है, आयोडीन 131 नहीं, सोडियम 24 नहीं। तो इसके दो आंसर्स हैं ए एंड बी। ठीक, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स में, रेड ब्लड सेल्स में या फिर वाइट ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स जो होती है हमारी इरेगुलर तरीके से बढ़ने लगती है, मतलब कि आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, सेरेब्रल पाल्सी किस अंग से संबंधित विकार होता है? तो ये होता है मस्तिष्क से संबंधित विकार है। इसमें इसने पूछा है कहाँ मिलता है, किस में पाया जाता है? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या फिर केवल महिलाओं में। तो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है ये केवल छोटे बच्चों में मिलता है। सेरेब्रल पाल्सी ये छोटे बच्चों में मिलता है। ये जो होता है एक प्रमस्तिष्क का भाग है, प्रमस्तिष्क को प्रभावित करता है, प्रमस्तिष्क को प्रभावित करता है। माइंड के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? ठीक है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, उसमें भी सब पार्ट्स कितने होते हैं सब आपको पता होना चाहिए, और एक वीडियो में इससे पहले मैंने बताया भी था। ठीक, तो सेरेब्रल पाल्सी किसमें मिलता है? ये मिलता है छोटे बच्चों में मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अल्जाइमर किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है कान, मस्तिष्क, आंख या फिर पेट। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ये जो होता है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें जो हमारी स्मरण क्षमता है, मतलब कि इसमें हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। अल्जाइमर में मेमोरी लॉस हो जाता है। अधिकांशतः ये जो होता है 48 से 65 48 से 65 की आयु के बाद होता है। सबसे पहले इस बीमारी को, अल्जाइमर नाम की बीमारी को, सबसे पहले एक जर्मन के न्यूरोलॉजिस्ट थे ए एलोइस अल्जाइमर ने खोजा था। उन्हीं के नाम पे इसको फिर अल्जाइमर नाम रखा गया। ठीक है, अल्जाइमर जो ये बीमारी है ये दो तरह की होती है। एक तो है ये आपकी जेनेटिक डिजीज़, एक तो ये जेनेटिकली होती है, और सेकंड टाइप की होती है ये जब एजिड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव्य अंग, मतलब कि ऐसा अंग बताओ इन ऑप्शंस में से जिसपे हानिकारक विकिरणों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है, मतलब कि रेडिएशंस का सबसे कम इफेक्ट होता है। आंख, हृदय, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा। आंख पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, हृदय पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, मस्तिष्क पे नहीं पड़ता, जबकि फेफड़े पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुजलाने से खाज मिटती है। खुजलाने से खाज क्यों मिटती है? क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, रोगाणु मर जाते हैं, तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है, और नेक्स्ट ऑप्शन है इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने के लिए निर्देश देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया होती है स्वाद संवेदना की कमी, घ्राण संवेदना की कमी, स्पर्श संवेदना, जब हमें खुशबू या फिर बदबू आना बंद हो जाती है तब एनोस्मिया हो जाता है। तो घ्राण संवेदना मतलब कि सूंघने में कमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से सही सुमेलित करो। खैरा रोग, पहला है खेरा,
मिनट। पहला है खेरा, एनीमिया, ग्वाइटर या फिर स्कर्वी। ठीक, तो लगा सकते हैं हिसाब। एनीमिया का तो पता होगा, एनीमिया क्या होता है, लोहे की म्लानता। ठीक, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो बी का तो आ गया 3। ग्वाइटर, ग्वाइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से, बताया था। 3 2 जहाँ भी मिल जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इस तरह जो खेरा बचा वो क्या होता है, जस्ता मतलब कि जिंक, और स्कर्वी विटामिन सी की वजह से। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता, मिनी माता किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण, मतलब मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है, इसने पूछा है। बोरोन, निकिल, आर्सेनिक, पारा। तो किसकी वजह से होता है, यह होता है पारे की वजह से, मरकरी की वजह से होती है मिनी माता रोग। मतलब कि अगर पारे की अधिकता हो जाए, ठीक, अगर शरीर में पारे की अधिकता हो जाए तो मिनी माता रोग होता है। सबसे पहले ये जो है जापान में है एक मिनी माता खाड़ी, मिनी माता बे है जापान में। ठीक, मिनी माता खाड़ी, जीके का भी क्वेश्चन है। मिनी माता खाड़ी कहाँ है, ये जापान में है। ठीक है, वहाँ पे जो मछलियाँ थी, ठीक है, मछलियाँ रहती थी उसमें, उन्हें खाने के बाद में ये डिजीज़ सामने आई थी। इसमें होता यह है कि जो होंठ हैं और जीभ हैं ये अपना काम करना बंद कर देती हैं, और इसके साथ ही बहरापन, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, और मानसिक असंतुलन भी हो जाता है। ठीक, मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शंस हैं फ्लोराइड, पारा, आर्सेनिक या फिर कैडमियम। तो नॉकनी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड जिम्मेदार होता है। ठीक है, नॉकनी को हम गैनुवेल्गम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैनुवेल्गम, नोकनी को गैनुवेल्गम भी बोलते हैं, और ये फ्लोराइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें होता यह है कि जो हड्डियां हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर मेरास्मस। अगर कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी ही खा रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं खा रहा, तो उसको कौन सी बीमारी होगी, सीधी सी बात है उसमें विटामिन सी की कमी आ जाएगी, और विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी रोग। ठीक, तो स्कर्वी डिजीज़ हो जाएगी। इसमें होता यह है कि हड्डी और दांत ये कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और एक और है कि इसमें घाव नहीं भरते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, घाव नहीं भरेंगे। ठीक है, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक, और दांत कमज़ोर हो जाएंगे, तो स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो होते हैं मेरास्मस, पिलाग्रा, बेरीबेरी या फिर रिकेट। जब बच्चों को जो है सही से प्रोटीन नहीं मिल पाता, ऐसे में होता यह है कि उसमें बच्चे जो हैं वो दुबले और कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी आंखें अंदर की तरफ धस जाती है कमजोरी की वजह से, बाल झड़ते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और इसी रोग को हम मेरेस्मस बोलते हैं। इसी रोग को क्या बोलते हैं, मेरेस्मस बोलते हैं। और इंडिया में ये जो डिजीज़ है सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसमें होता यह है कि जो इससे इफेक्टेड बच्चा होगा उसकी वृद्धि होगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो भोजन है उसमें लगातार प्रोटीन्स की कमी हो रही है, तो इसी वजह से उसकी बॉडी भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसका आंसर है मेरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, मतलब कौन सा सही है। मोतियाबिंद आंख को प्रभावित करता है, नहीं। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, हाँ। टाइफॉइड फेफड़ों को प्रभावित करता है, नहीं। निमोनिया आंखों को प्रभावित करता है, नहीं। मोतियाबिंद आंखों को प्रभावित करता है, तो मोतियाबिंद का होगा आंखें। ठीक, पीलिया यकृत को ही प्रभावित करता है, ये ऑप्शन ठीक है। टाइफाइड जो है हमारी आंख को प्रभावित करता है, और निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, आंख के किस भाग में येलो स्पॉट, ये पूछ रहा है येलो स्पॉट कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आंख के रेटिना पे, ये होता है दृष्टि पटल, ये ही रेटिना है। कहाँ मिलते हैं येलो स्पॉट्स, रेटिना पे मिलते हैं, मतलब कि दृष्टि पटल पे। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए, अपारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आंख के रोग को क्या कहेंगे, आंख के रोग को क्या कहेंगे। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दृष्टि विषम, ग्लूकोमा या फिर मोतियाबिंद। तो इसमें होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसमें जो पास की वस्तुएं होती हैं उसमें निकट, इसमें होता यह है कि निकट दृष्टि दोष में तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। ठीक, दृष्टि वैषम्य रोग में होता यह है कि जो हमारी कार्निया होती है, ठीक, कार्निया या फिर जो आंख का लेंस है वो पूरी तरीके से गोल नहीं रहता। ठीक, और ग्लूकोमा जो होती है, ग्लूकोमा में होता यह है कि जो आंख के पीछे है, आंख के पीछे जो हमारा दृष्टि पटल है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो इसका ऑप्शन है मोतियाबिंद। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया, एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें होता क्या है। स्लीप एपनिया में निंद्रा में चलते हैं बिना ज्ञान के कि वो क्या कर रहे हैं। निंद्रा में आंखें आधी खुली रहती हैं, निंद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में श्वास की जो दर है, हमारी जो श्वसन दर है वो बाधित होती है, तो इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रक्तहीनता। रक्तहीनता मतलब कि एनीमिया। लोहे की कमी से कौन सी बीमारी, लोहा मतलब कि आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो मनुष्य को प्रतिदिन कितने आयरन की ज़रूरत होती है, 12 से 20 mg, 12 से 20 mg जो है आयरन लेना ही चाहिए। आयरन के अगर मैं सोर्स की बात करूं तो वो होते हैं जैसे मांस, अनाज, हरी सब्जी और अंडे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है नंबर बी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है, मतलब ज़्यादा शराब पीने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन हैं अपेंडिसाइटिस, विषाणु यकृत शोथ,
पित्ताशय पाषाण, यकृत का सूषण रोग, तो इसमें हो जाएगा यकृत का सूषण रोग, ठीक है, मतलब लीवर से संबंधित बीमारी हो जाएगी। इसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस, ठीक, तो लीवर सिरोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है मदिरापान, तंबाकू, धूम्रपान, तंबाकू युक्त गुटखा या फिर लाल मांस का सेवन। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण होता है तंबाकू युक्त गुटखा, ठीक। इसमें होता यह है कि इस बीमारी में मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग हो जाती है, ठीक, छाले पड़ जाते हैं, ठीक, और फिर मुंह के अंदर का जो भाग होता है वो कठोर हो जाएगा इसके बाद में, जिससे खाने में, बोलने में और मुंह खोलने में इनमें बाधा होगी, इनमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जो हमारा भारत में, जो हमारा एशियाई रीजन है और इंडिया है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो तंबाकू युक्त गुटखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है गुर्दा, तिल्ली, हृदय या फिर यकृत। तो ब्राइटस रोग जो है हमारे गुर्दे को प्रभावित करता है। ब्राइटस रोग को हम यूरेमिया भी बोलते हैं, ब्राइटस रोग को हम यूरेमिया भी बोलते हैं। ये हमारी किडनी को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि जो हमारी किडनी का जो काम है वो उसमें गड़बड़ आ जाती है, ठीक है। इससे होता यह है कि हमारे अंदर यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडकाउ रोग का कारक है। मेडकाउ रोग का कारक है, ऑप्शंस है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोयॉन्स। जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोयॉन्स। मेडकाउ रोग जो है ये मवेशियों में मिलता है, मेडकाउ रोग मवेशियों में पाया जाता है, ठीक। ये जो हमारे माइंड में प्रॉब्लम करता है और ये जो होता है प्रोयॉन्स की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इंटरफेरोन का तरीके का क्या है, प्रोटीन है। इंटरफेरोन एक तरीके का प्रोटीन है। इंटरफेरोन जो होता है, इंटरफेरोन का यूज हम गुर्दा और जो ब्लड कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल का प्रधान रूप पाया जाता है, मतलब वो बीमारी जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बनता हो। उसके ऑप्शन है ऑर्थराइटिस, गठिया मतलब कि गाउट्स, संधिवात और र्यूमेटिक। तो इसमें होता है गाउट्स, जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर रक्त में यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो उसमें गाउट नाम की बीमारी होता है। इसमें होता यह है कि जो गांठें होती है हमारी उसमें ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। कौन सी डिजीज ऐसी है जिसको वैक्सीनेशन से नहीं रोक सकते। मधुमेह, पोलियो, काली खांसी या फिर चेचक। वैक्सीनेशन से रोक सकते हैं, मधुमेह को नहीं। डायबिटीज़ को वैक्सीनेशन से नहीं रोकते। पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, काली खांसी की वैक्सीनेशन होती है और चेचक की भी वैक्सीनेशन होती है, लेकिन मधुमेह की वैक्सीनेशन नहीं होती, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि जो मधुमेह होता है ये हमारी अग्नाशय से संबंधित बीमारी होती है। मधुमेह क्या है, हमारी अग्नाशय से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए लाभ पहुंचाते हैं। मतलब अगर किसी को मधुमेह डायबिटीज़ हो रही हो तो ऑप्शन है धनिया के बीज, सरसों के बीज, जीरे के बीज, मेथी के बीज। तो उसको क्या खिलाना चाहिए, मेथी के बीज, क्योंकि सिंपल सी बात है ये कड़वे होते हैं और डायबिटीज़ होती ही ब्लड शुगर मतलब कि मीठे की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, उसमें मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, वृक्क, फेफड़े और मस्तिष्क। एम्फाइसीमा क्या होती है। एम्फाइसीमा जो है एक तरीके की क्रॉनिक डिजीज़ होती है, मतलब कि COPD, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, फुफ्फुसीय रोग है। इसमें जो होता है मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइडनासी, क्रिस्टल वॉलेट प्रतिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइडनासी होता है, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट प्रतिरोधी होता है। सी है क्विनिन मलेरिया रोधी होता है, ठीक। एस्पिरिन तो जो होती क्या होती है, दर्द निवारक होती है, ठीक, पेन किलर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होगी। किस डिपार्टमेंट में कैथ लैब मिलेगी। पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। तो सिंपल सा है कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट मतलब कि ब्लैंक कैप्सूल्स किसके बने होते हैं। इसमें ये पूछा है कि जो कैप्सूल्स है और वो कैप्सूल का कवर किसका बना होता है, स्टार्च का ही बना हुआ होता है, जो पेट में जाके आसानी से गल जाता है, ठीक। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।